आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 20-22 क्वेश्चनों में हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट को जानेंगे और इवन ये समझ के चलिए अगर भारत में रह रहे हैं तो हमें कम से कम मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। मौलिक अधिकार का मतलब आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको किस प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि यार शोषण होता है। शोषण का मतलब यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। मान के चलिए आपको किसी राज्य में घूमने से रोका जा रहा है कि आप इस राज्य में आपको अनुमति नहीं आने की, तो आप ये कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट में, हमारे मौलिक अधिकार में ये चीज़ लिखी है कि हम लोग भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी आप सुनेंगे। अगर मैं कहूँगा मैं विदेश जाना चाहता हूँ और मुझे विदेश जाने से रोका जा रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो आप कहेंगे कि मुझे विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार भारत के हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। उसी के हम लोग लगभग 20-22 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पूरे फंडामेंटल राइट को जानते हैं कि मौलिक अधिकार से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है और हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, बेसिक चीज़ें समझते हैं। फंडामेंटल राइट जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक बात की गई है, 35 तक। और मौलिक अधिकार की संख्या पहले, मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 हुआ करती थी। मौलिक अधिकार हमारे पहले कितने थे, 7। लेकिन अभी आप सुनते होंगे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो आप कहोगे कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो एक 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसे हम कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जिसे हम कहते थे संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में भी है, आर्टिकल 31 में भी है। साथ के साथ आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के 1 के एफ में। हुआ क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे केस आए, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, है ना, गोलकनाथ केस, इंदिरा गांधी केस, केशवानंद भारती केस, फिर इंदिरा गांधी केस पढ़ेंगे, उसके बाद मिनर्वा मिल केस। इतने सारे केसेस हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर, जिसके लिए हम सबसे पहला संविधान संशोधन पढ़ेंगे 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। अब समझते हैं कि ये पार्ट कौन से में है। आर्टिकल 12 से 32 तक तो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन संविधान के कौन से भाग में है? जैसे आप पार्ट 1 सुनते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसे हम कहते हैं यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। फिर हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 में बात की गई है, भाग 3 में, मौलिक अधिकारों की। अब हुआ क्या, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार जो है, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 1978 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से और 19 के 1 के एफ से हटा दिया गया। क्या ये हमारे संविधान में कहीं नहीं है? अब है। अब कौन से आर्टिकल में इसको रख दिया गया है? आर्टिकल 300 के ए में। तो आप ये कहेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी इस समय मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये एक संवैधानिक और वैधानिक दोनों ही अधिकार है। संवैधानिक क्यों? क्योंकि ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 300 के ए में। और वैधानिक क्यों? वैधानिक जब भी आएगा इसका मतलब ये होता है संसद इसको कानून द्वारा लागू करती है या बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के समय में 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें पहला आता है राइट टू इक्वलिटी या इक्विटी, जिसे हम कहते हैं समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल कहां तक है, 18 तक। फिर है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। फिर है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29-30, अल्पसंख्यकों की बात होगी यहाँ पे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये हमारे 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, जिनकी संख्या पहले 7 हुआ करती थी, 7वें को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो जनता दल पार्टी से हुआ करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे
पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, मैच द फॉलोइंग टाइप से है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो पहला सवाल मेरा ये है, सर ये समता और समानता में डिफरेंस क्या है? समता और समानता में अंतर क्या है? समता और समानता में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनते हैं। समता मतलब यहां पर जैसे मैं दो जातियां यहां पे बनाता हूं, एक होता है उच्च जाति और एक होता है निम्न जाति। इसे हम कह सकते हैं अपर कास्ट और इसे हम कहेंगे निम्न जाति, मतलब लोअर कास्ट। जैसे हमने शुरुआत से एक चीज देखी और सुनी होगी कि अपर कास्ट के द्वारा हमेशा लोअर कास्ट के लोगों का शोषण होता था। शोषण किस आधार पर? पुराने समय की एक परंपरा थी कि कोई दलित व्यक्ति है या निम्न जाति का व्यक्ति है, पहले आपने सुना होगा, देखा होगा कि गांव में कभी कोई पार्टी वार्टी का आयोजन होता था या कोई भंडारा होता था तो भाई निम्न जाति के लोगों को अलग बैठा दिया जाता था। आज भी सुनते हैं कि दलितों को या निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता है कि ये मंदिर में बैन है इनको आना। ऐसे ही हम बहुत सारे शोषण सुनते रहते हैं हमेशा। तो आपने सुना होगा 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इन दलितों को या निम्न कास्ट के लोगों को संविधान में कुछ उचित दर्जा दिया गया है जिनसे ये समाज में आगे बढ़ पाएं, अपर कास्ट के बराबर, ये कम से कम अपर कास्ट के बराबर तक आ जाएं। इसीलिए इन निम्न जाति के लोगों को संविधान में आरक्षण दिया गया है। तो समता और समानता में यही अंतर है। समानता ये कहती है आप सबको समान समझेंगे चाहे वो किसी भी जाति का हो। समानता का मतलब यह है कि सबको आप समान समझेंगे चाहे वो किसी जाति का हो। समानता मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन समता क्या कहती है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक भेदभाव है। ये इसका मतलब क्या है जिसे हम समझ सकते हैं, ये मैंने निम्न जाति बनाया और ये अपर कास्ट मतलब उच्च जाति। तो यहां पे आपको पता है निम्न जाति के लोग समाज में पिछड़े हुआ करते थे। कैसे पिछड़े? इनको शिक्षा का अधिकार ढंग से नहीं होता था, समाज में इनको हर मामले में पीछे रखा जाता था। तो ये पिछड़े हुआ करते थे, सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी। इनको क्या किया गया? संविधान में विशेष आरक्षण दिया गया ताकि ये कम से कम अपर कास्ट के लोगों तक आ जाएं, बराबरी कर पाएं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इनको क्या दिया है? निम्न जाति के लोगों को क्या दिया है? आरक्षण। किसे किसे आरक्षण मिला है आपको पता होगा? एससी को, एसटी को, ओबीसी को, और हाल ही में आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस को भी क्या दिया गया है? आरक्षण। तो ये निम्न जाति के लोग हैं, इनको आरक्षण देकर कम से कम हम किसके बराबर ला सकते हैं? उच्च जाति के बराबर। आगे चले जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इनको बराबर करना होगा। शिक्षा के मामले में, कहीं पे भ्रमण के मामले में, है ना, या कहीं पे भी एजुकेशन लेना हो इनको, या नौकरी के मामले में, हर जगह इनको आरक्षण दिया गया है। तो जब आरक्षण देकर इनको उच्च जाति के बराबर लाया जाएगा, यही क्या कहलाता है? समता। लेकिन जब मैं समानता की बात करूंगा तो आप सबको बराबर देखेंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ईडब्ल्यूएस का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि जनरल कास्ट के लोगों को भी आर्थिक रूप से क्या दिया गया है? आरक्षण। जनरल कास्ट के लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया गया है। इन्हीं लोगों को हम लोग ईडब्ल्यूएस में रखते हैं। इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण दिया गया है? तो आप कहोगे 103वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2019 में। ये है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। और आपको पता होना चाहिए आरक्षण कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। रिजर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। दोनों में डिफरेंस ये है, वर्टिकल में होता क्या है, जैसे हम लोगों ने कास्ट सिस्टम बांट रखा है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो आपको पता होगा एससी को कितने % आरक्षण है? 15। एसटी को कितने हैं? 7.5। ओबीसी को कितने % आरक्षण है? 27। और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। ये है रिजर्वेशन की बात। हमारे संविधान में केंद्र सरकार की तरफ से ये आरक्षण है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये मैं कहूंगा यही आरक्षण क्या भारत के 28 राज्यों ने
अपने अपने राज्यों में यही आरक्षण दिया है, तो आंसर रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड एक स्टेट है, राज्य है, उत्तराखंड में क्या यही आरक्षण है? नहीं है। उत्तराखंड का कोड है 19, 4 और 14%। 19% किसको आरक्षण है? एससी या एसटी को, और एसटी को 4%, ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण है? 14। तो हर राज्य अपने इच्छा अनुसार आरक्षण देती है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने इतना आरक्षण दिया है। लेकिन आपने जरूर ये सुना होगा कि कई राज्यों ने महिलाओं को भी आरक्षण दिया नौकरी में, कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर, है ना, परलिंगी बोलते हैं, उन लोगों को भी आरक्षण दिया है। कई राज्यों में आपने सुना होगा स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आरक्षण दिया गया है। तो एक बात बताइए, इतना आरक्षण तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, और इनको अगर आप जोड़ते हैं इसको पूरा, तो 59.5% डाटा आएगा, लगभग 59.5% आरक्षण आएगा। और एक तरफ ये भी प्रावधान है संविधान में कि आप किसी भी राज्य में कितने परसेंट से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते? 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। जैसे ईडब्ल्यूएस से पहले की मैं बात करूं तो 49.5% आरक्षण था, लेकिन इसको जोड़ के आप देखेंगे कितने परसेंट आरक्षण हो चुका है? 59.5%। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है, और भारत में हर राज्य की स्थिति समान नहीं है। अब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल आरक्षण या रिजर्वेशन क्या होता है, तो आप कहोगे आरक्षण के अंदर आरक्षण, आरक्षण के अंदर आरक्षण। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आरक्षण के अंदर आरक्षण का मतलब क्या है, आपने सुना होगा महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलेगा, है ना, वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलेगा, विकलांगों को या दिव्यांगों को भी क्या मिलेगा? रिजर्वेशन, डिसेबल पर्सन्स को भी मिलेगा रिजर्वेशन। तो अब ये कैसे होगा, समझिएगा। जैसे कोई उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में वैकेंसी आई 100, किसी भी राज्य में या भारत सरकार ने 100 या 1000 वैकेंसी निकाली, 1000 में से, ध्यान से सुनेंगे, 1000 में से एससी की सीटें कितनी आरक्षित होंगी? 15%। और 1000 का 15% कितना आएगा? 100। 1000 का 15% कितना आएगा? 150। अब 150 सीट आ गई, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए 150 सीटें होंगी? एससी के लिए। अब सवाल ये कि सर उत्तराखंड में या किसी राज्य ने ये कह दिया कि वुमेन को भी आरक्षण देना है, तो ध्यान रखेंगे इस 150 सीटों में से जितने भी परसेंट आप आरक्षण देंगे महिलाओं को, 10%, 20%, 30%, तो 10 या 20 या 30% इसी में से कटेगा। ऐसा मत करना कि वुमेन को आरक्षण इसी में जोड़ दिया हमने, 59.5 में 10% जोड़ दिया, नहीं, ये 10% महिलाओं का आरक्षण एससी से भी कटेगा, एसटी से भी कटेगा, ओबीसी से, और किससे निकलेगा? ये ईडब्ल्यूएस से। महिलाओं को 10% अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो इन्हीं में से हम सीटों को निकालेंगे, ऐसा नहीं कि 10% इसमें जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा दिव्यांगों को, डिसेबल्ड को भी आरक्षण मिलेगा, तो दिव्यांगों को भी इसी सीट में से आधा आधा या 10-10%, 20% जितना रिजर्वेशन है उतना मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अलग से इसके लिए जोड़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आरक्षण हमारे देश में दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में सीधा सीधा आरक्षण कितना आपने फिक्स कर दिया है। एससी को कोई भी भर्ती आएगी 15% सीटें आरक्षित हैं, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, सबको जोड़कर देखा तो 59.5% या 5% रिजर्वेशन है। 100 में से माइनस कर लेंगे 59.5 को, ये सब जनरल या अदर के लिए आएगा। और अगर मैं बात करूंगा आरक्षण के अंदर आरक्षण का मतलब क्या है, तो ये कहोगे हॉरिजॉन्टल टाइप का आरक्षण है, जो कहता है आरक्षण के अंदर आरक्षण। विमेन के लिए जहां पे आरक्षण होगा इसी में से 10-10% काटेंगे, दिव्यांगों के लिए आएगा आरक्षण तो इसी में से 10-10%, 5%, 20%, जितना भी सरकार कहती है ना, उतना हम लोग इसमें से निकाल के लाएंगे। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं। अब सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 14 मैच द फॉलोइंग है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्टिकल 22 राइट टू अ पर्सन अंडर डिटेंशन, नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति का अधिकार। अब हमने आर्टिकल 22 को समझना जरूरी है ना।
ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी होता क्या है, एक तो दो टाइप से कार्रवाई हो सकती है या दो टाइप से हम लोग डिटेंशन की बात करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया या मर्डर किया किसी का, आर्टिकल 22 समझाना चाह रहा हूं मैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दी, तो ये एकदम दिखाई दे रहा है कि हाँ इसने मर्डर किया है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। आर्टिकल 22 में ये चीज़ है। तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगी कि कितने भी साल की सज़ा होती है। तो एक तो ये समझ में आ गया। लेकिन एक नज़रबंद होता है। ये क्या होता है? पुलिस क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये जो नज़रबंद लिखा हुआ है इसका मतलब है शक के आधार पर गिरफ्तारी, शक के आधार पर गिरफ्तारी या गिरफ्तार करना, नज़रबंद करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान के किसी आतंकवाद संगठन को मदद कर रहा है, या भारत में कोई आतंकवादी जैसी घटना को अंजाम देने वाला है। अभी उसने क्राइम किया नहीं है, क्राइम करने की संभावना है, पुलिस वालों को शक है उसके ऊपर, तो पुलिस क्या करेगी? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। अभी क्राइम किया नहीं है, शक के आधार पर गिरफ्तारी करना ही क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी को कहते हैं हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। अब ध्यान रखेंगे, जिसको भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, आप उसको गिरफ्तारी का कारण बता भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन किसी ने क्राइम किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, तो उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण आप बताएंगे, जिसे हम दंडात्मक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन एक ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे सिर्फ शक के आधार पर मैंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको एक कस्टडी में रखा हुआ है। 3 महीने तक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर आप 3 महीने से ज़्यादा तक उसको रखना चाहते हैं तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट जब परमिशन दे देगी तो आप उसका गिरफ्तारी का 3 महीने से बढ़ाकर कार्यकाल या उसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं, 6 महीने, 1 साल तक। तो इस व्यक्ति को आर्टिकल 22 के तहत बोला गया है, नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति का अधिकार। तो 22 का सेकेंड में मैच कर रहा है। 25 आर्टिकल ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक इसकी बात की गई है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी योजनाएं ला सकते हैं, बहुत सारे जैसे जागरण वगैरह होता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से लेकर किसके बीच है? 28। तो सी वाला थर्ड में मैच कर रहा है। और आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। जितना भी हम लोगों ने आर्टिकल 12 से 35 के बीच में चीज़ें पढ़ी हैं, आर्टिकल 32 का 2 रिट की पावर की बात करता है, जो हमारी 5 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की रिट में हम लोग पढ़ेंगे कि इन रिट के वजह से ही या आर्टिकल 32 की वजह से ही हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट संरक्षित हैं, है ना। तो ये पूरे मैच कर रहे हैं आमने सामने, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। राइट टू लाइफ क्या है? तो आप कहेंगे कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है? 21 में। आर्टिकल 21 में और भी चीजें देखेंगे आप। 21 के ए में आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के ए में है। आपने सुना होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, आर्टिकल 21 के ए के अनुसार। 21 के ए में हमने ये चीज पढ़ ली। इसके अलावा आप आर्टिकल 21 में ही देखेंगे राइट टू प्राइवेसी की भी बात होती है। राइट टू प्राइवेसी हिंदी में कहते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। और अगर आपसे पूछता है कि राइट टू एजुकेशन और कहां पे है, तो आप कहेंगे राइट टू एजुकेशन संविधान के आर्टिकल 45 में भी है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। जो कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज में है? 11वें। फंडामेंटल राइट में अगर मैं बात करूंगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है,
और जब आर्टिकल 45 पढ़ोगे तो ये लिखा होगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सरकार। डीपीएसपी में लिखी गई कोई भी आर्टिकल या कोई भी बात को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट की चीज़ों को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आर्टिकल 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में चैलेंज आर्टिकल 226 के अनुसार। तो राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार। भारत के नागरिक को यहाँ पर जीने का अधिकार है, जीवन यापन करने का अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोई व्यक्ति सुसाइड करने जाता है, मर गया तो कोई बात नहीं, अगर वो बच गया तो उसके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगा दी जाएंगी, क्योंकि वो जीवन के अधिकार के क्या हो गया, खिलाफ हो गया, है ना। तो राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और ये किस अधिकार को कहलाएगा, ये मौलिक अधिकार। हमारी 5 प्रकार की रिट होती हैं। रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहला लिखा हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और 5वां है अधिकार प्रेक्षा। 5 प्रकार की रिट होती है। रिट का मतलब यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों की जितने भी मौलिक अधिकार हैं या संवैधानिक कोई भी अधिकार है उसको संरक्षण दिया हुआ है, और हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही यहाँ पर सेफ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 5 प्रकार की रिट है ये कोर्ट द्वारा किसी भी आम नागरिक पर, सरकारी विभाग पर, अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट पर लगाई जा सकती हैं, जिसमें से जैसे पहला है हैबियस कॉर्पस, हिंदी में कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है, बोलते हैं टू हैव अ बॉडी, मतलब कभी कभी पुलिस वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके कस्टडी में रख लेते हैं और उनके नाम पर, उस व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, या किसी प्राइवेट पर्सन ने या आप लोगों में से या किसी ने भी किसी व्यक्ति को अपने घर में नज़रबंद करके रखा हुआ है और उसके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करके रखा हुआ है और एफआईआर दर्ज नहीं है उसके नाम पर, और किसी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी कोर्ट में जाकर कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, तो कोर्ट उसके नाम पर एक सम्मन जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, जिसे हम कहेंगे हैबियस कॉर्पस। कोर्ट उस विभाग को, पुलिस चौकी पर या किसी भी व्यक्ति को ये कहेगी कि तुरंत इस व्यक्ति को सशरीर कोर्ट में पेश करिए, यही कहलाता है हैबियस कॉर्पस। किसी भी व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने पेश करना, है ना, वही कहलाता है हमारा हैबियस कॉर्पस। और रिट जो है कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा रिट लिखा हुआ है मैंडमस। मैंडमस का मतलब ये होता है जैसे कोई सरकारी विभाग में है, देखिए 5 प्रकार की रिट हैं, 5 में से एक रिट, पहली रिट ऐसी है जिसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी लाया जा सकता है, लेकिन बचे हुए जो 4 रिट हैं ये सरकारी विभागों के लिए या अपर कोर्ट का निम्न कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट के लिए लाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं अपर कोर्ट का, लोअर कोर्ट के लिए, तो 2 रिट हैं, एक है हमारा सर्टियोररी और एक है प्रोहिबिशन। ये अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए लाया जाता है, अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए लाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं परमादेश क्या होता है ना, मैंडमस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी सरकारी विभाग में हूं, मैं अपने जो मेरे को सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस काम को मैं सही तरीके से नहीं कर रहा हूं। जो मेरा कर्तव्य है, जिस चीज़ की मुझे सैलरी मिल रही है, किसी भी विभाग में हूं मैं, सरकारी, प्राइवेट में नहीं होना चाहिए, सरकारी विभाग में किसी भी पद पर मेरे को नियुक्त किया गया है और मैं ढंग से काम नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति जाकर मेरे खिलाफ में कोर्ट में अपील कर सकता है, चैलेंज कर सकता है कि ये व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो कोर्ट मेरे लिए या मेरे खिलाफ में एक सम्मन जारी कर सकती है या रिट ला सकती है, जिसे हम कौन सा कहेंगे, रिट परमादेश। कोर्ट मेरे से कहेगी कि आप अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल करिए और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरह से निभाइए, यही होता है परमादेश। तीसरा लिखा है सर्टियोररी। जैसे सर्टियोररी में और प्रोहिबिशन में एक अंतर है, यह हमेशा अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए लाया जाता है। अपर कोर्ट का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, उसके नीचे कौन सा हो सकता है, हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन सा कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 टाइप के कोर्ट हम लोग यहाँ पे मेनली पढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊपर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कौन सा कोर्ट कहते हैं, अपेक्स कोर्ट।
इसे अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। तो जैसे मैं बात करूं सर्टियोरिटी का मतलब क्या है, तो हमेशा सर्टियोरिटी अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए लाई जाएगी, या और अपर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट द्वारा किसके लिए लाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के लिए लाया जा सकता है। इसे हम सर्टियोरिटी को समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस डिसीजन को अपने पास बुला लिया, या ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, आज से सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी, तो जब केस चल रहा है लोअर कोर्ट में और अपर कोर्ट ने उसको अपने पास बुला लिया, इस प्रकार के रिट को हम कौन सा बोलते हैं, प्रोहिबिशन। केस इसमें चल रहा है, अभी इसका डिसीजन फाइनल नहीं आया है, केस चल रहा है। या कभी कभी होता क्या है, हाई कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है उस कोर्ट पर। अब अगर मैं बात करूं सर्टियोरिटी का मतलब क्या है, सुनेंगे। सर्टियोरिटी में क्या होता है, सर्टियोरिटी में जब लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, अपना डिसीजन आने के बाद में जब कोई डिसीजन आ चुका है, उस केस में अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या अपने पास बुला सकती है। केस का डिसीजन आ चुका है ना, कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है फाइनल, तब उस केस में एक रिट लाया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं सर्टियोरिटी। और एक बचा है क्यू वारंटो, जिसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी सरकारी विभाग में मैं हूं या कोई भी कर्मचारी सरकारी विभाग में है, उसको जिस काम के लिए रखा गया है वो अपनी जगह किसी दूसरे से काम करा रहा है, जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वो अपनी जगह दूसरे से काम करा रहा है, तो इस केस में एक अधिकार परीक्षा वारंट या रिट लाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट भी ला सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी। आपसे पूछेगा रिट कौन कौन जारी कर सकता है, रिट यहां पर हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट। भारत में सिर्फ दो कोर्ट को यह परमिशन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। रिट की पावर किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे रिट की पावर हाई कोर्ट के पास क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में सुनवाई कर सकती है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा जिसे हम कह सकते हैं लीगल राइट के केस में भी कौन सुनवाई कर सकती है, हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किस केस में सुनवाई करेगी, फंडामेंटल राइट के केस में। इसलिए हम कह सकते हैं हाई कोर्ट के रिट की पावर क्या है, ज्यादा है। सवाल देखेंगे क्यू वारंटो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ क्या होगा, तीसरा। किस अधिकार से या वारंट से आपने ये काम किया है। मैंने अभी बताया क्यू वारंटो का मतलब मुझे जिस काम के लिए रखा गया है, अगर मैं उस काम को ढंग से नहीं कर रहा हूं या मैं अपनी जगह दूसरे से काम करा रहा हूं, और दूसरे का मतलब वो उस व्यक्ति को काम आ भी सकता है और नहीं भी, तो कोई भी मेरे खिलाफ रिट ला सकता है। ध्यान रखेंगे ये वाली रिट जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी के लिए होगी, प्राइवेट के लिए नहीं होगी। अब देखते हैं चौथा सवाल। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया जा सकता है, किसको प्रदान किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। एक सवाल आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन को लागू कब से किया गया या आरटीआई बना कब, है ना। इसकी दो डेट है। आरटीआई की डेट पूछेगा आपसे तो इसकी डेट है 15 जून 2005। 15 जून 2005 से आरटीआई शुरू हुआ था भारत में। और आपसे पूछेगा लागू कब से किया गया इसको, तो आंसर आएगा 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई को क्या कर दिया गया, देश में लागू कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि आरटीआई का मतलब क्या होता है। अब आरटीआई को अपनी भाषा में समझते हैं हम लोग। आरटीआई का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी सरकारी काम हो रहा है, जैसे सड़क निर्माण हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है सरकारी, और आपको लग रहा है कि यार इसमें जितनी भी लागत दिखाई गई है या जिस तरह से ये बनना चाहिए था उस तरह से बन नहीं रहा है, आपको किसी भी आधार पर शक है, तो आम नागरिक भी उस सरकारी विभाग के खिलाफ में एक आरटीआई जारी कर सकता है और उसके बारे में सारी जानकारी ले सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे सरकारी विभाग 30 दिन के अंदर आपके सवालों का क्या देगा, जवाब देगा। 30 दिन के अंदर उसका आंसर आ जाना चाहिए, आरटीआई में ये होता है। लेकिन किसी भी सरकार से आप पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते, किसी भी सरकारी व्यक्ति से आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आरटीआई के तहत। आरटीआई इसी केस में लाएंगे जब कोई सरकारी विभाग हो
आपको उस विभाग के बारे में जानकारी चाहिए, कोई योजना आई है उसका पैसा कहाँ गया, कोई सड़क निर्माण हुआ, कोई भवन निर्माण हुआ, सरकारी कामकाज से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। आरटीआई का यही पूछा गया है, जो 2005 से लागू हुई थी। इसका डी वाला ऑप्शन सही है, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श को दर्ज करने वाले कैबिनेट पेपर से संबंधित जानकारी, है ना। अब देखते हैं 5वां सवाल, निवारक निरोध का अर्थ क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बताया था, किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसको आप गिरफ्तारी का कारण बता भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो जिस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो 3 महीने तक मिनिमम, या 3 महीने तक आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसकी डेट को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपको कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, आर्टिकल 22 में इसका वर्णन है, और इसका मतलब ये है पूछताछ के बिना क्या करना, पता लगाना। डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, इसका सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 20 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी कार्यालय के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता जो कि अपराध के रूप में लगाया गया अधिनियम के आयोग के समय लागू हुआ हो। जैसे मान के चलिए आज कोई कानून बना, आज की तारीख में कोई कानून बना और आज या आने वाले समय में किसी ने क्राइम किया, तो आज के हिसाब से किसी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज किसी ने कानून कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया या अपराध किया आज की डेट में, और मैं कहूंगा कि उसके लिए अभी कानून नहीं बना है, तो जब उसके लिए कानून बनेगा उस हिसाब से उसको सजा होगी। आज किसी ने क्राइम किया है तो आज के कानून के हिसाब से सजा दोगे, लेकिन जो कल कानून बनने वाला है, और मर्डर आज किया है, सजा आज की है, कोई भी क्राइम आज किया है, तो मैं कल के कानून से सजा नहीं दूंगा। यही कहलाता है, हमारे आर्टिकल 20 में लिखा है, जिसका स्टेटमेंट फर्स्ट वाला क्या है, सही है। सेकंड पढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट पर कानून बना सकती है, कौन बना सकती है, फंडामेंटल राइट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। तो ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। मतलब अगर आर्टिकल 21 में लिखी गई कोई भी बात है, उसको तब तक नहीं छीना जाएगा जब तक उस पर संसद कानून नहीं बना देती, और ये हर व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी लाइन भी इसका क्या है, सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है। मतलब अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को की जांच करने का अधिकार, लोअर कोर्ट की जांच करने का अधिकार, उसको दायरे से बाहर जाने से रोकने का अधिकार, इनमें से क्या कहलाता है, क्यू वारंटो, मैंडेमस, सर्टियोररी या हैबियस कॉर्पस। आपको पता होना चाहिए, अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के लिए सिर्फ 2 ही रिट है, एक है सर्टियोररी और एक है प्रोविजन। इसमें से कौन सा ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट सवाल, अपराध के एक अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा लेख इसके लिए प्रदान करता है। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपको गिरफ्तार किया गया किसी अपराध के लिए, और पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती गवाही के लिए कह रहा है, तो हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि आपसे जबरदस्ती कोई भी गवाही नहीं दिला सकता। आप कहेंगे जबरदस्ती आप गवाही दीजिए उस केस में, तो आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो ये पूछ रहा है कौन से आर्टिकल में लिखा है, 20, 21, 22 या 24, आर्टिकल 20 में, है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट जारी करता है। रिट जारी करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या दोनों के पास है। रिट, जैसे अभी मैंने बताया, रिट की संख्या टोटल कितनी है, 5। रिट जारी करने की पावर हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है, लेकिन किसकी पावर ज्यादा है, हाई कोर्ट की। अगर मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल, क्या अगर रिट पावर दे दी जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो ऐसा संभव है, क्या रिट की पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दी जा सकती है, दी जा सकती है। उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद।
फिलहाल अभी आप ये देखेंगे रेट की पावर दो ही लोगों के पास है, एक हाई कोर्ट और एक किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूछ रहा है किसके किसको दिया जा सकता है, कोई भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, रिट हैबियस कॉर्पस के लिए उपलब्ध है। हैबियस कॉर्पस का मतलब अभी मैंने बताया था। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, यहां पे ये पूछा है, बताइएगा। जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को भी गिरफ्तार किया गया है तो उसको सशरीर कोर्ट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, यही पूछा है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति, निगम या अवर न्यायालय को किसी विशेष कार्य को करने के लिए निर्देश देना। अवैध हिरासत में मुक्त करने का उद्देश्य गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति। या तीसरा, लंबित मामले का रिकॉर्ड, ये तो नहीं होना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रोकने के लिए निश्चय। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारतीय न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में से एक, यह क्यों कहा है कि बैंड नहीं होना चाहिए, यहां पे बंद होना चाहिए। बंद एक असंवैधानिक और दंडात्मक है। मतलब आपने सुना होगा कि एक हड़ताल होती है, वैसे तो हमारा आर्टिकल 19 एक फ्रीडम देता है कि आप कहीं पर भी, जैसे मान के चलिए किसी को बस, किसी पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, आप कोई भी धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि अस्त्र और शस्त्र लेकर बैठे हुए हैं या पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा है। और एक सवाल आता है कि बंद करने का अधिकार, मतलब पूरा आप मान के चलिए क्षेत्र, पूरे शहर में आपने तालाबंदी कर दिया, बंद कर दिया, ये जो है संवैधानिक नहीं है। यही पूछा है, कौन सा ये ऑप्शन सही मैच करेगा। भारतीय न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में से एक ने यह कहा, क्यों कहा है कि बंद असंवैधानिक और दंडात्मक है, यह लोगों के लिए कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह एक मौलिक स्वतंत्रता के अभ्यास में नहीं है, यह उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, या विरोध करने के अधिकार का हिस्सा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है। यह लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन। मान के चलिए पूरे शहर में आपने तालाबंदी कर दी, हर तरह से सब कुछ बंद कर दिया, तो आप सोचिए तो पब्लिक को इससे नुकसान होगा। इसलिए बंद एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, है ना। धरना दे सकते हैं आप, अपनी बात के लिए आप धरना दे सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उससे पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 12वां, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है, ये पूछा है। भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मौजूद है। दूसरा लिखा हुआ है 40 आगे संशोधन ने भाग 3 से अनुच्छेद 19F और 31 को हटा दिया, और भाग 12 में एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 300 का ए। पहले में लिखा है भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या ये मौलिक अधिकार इस समय है? इस समय यह मौलिक अधिकार नहीं है। इस समय ये कौन सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के रूप में मौजूद है। इस समय ये संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल किस में लिखा गया है, 300 के ए में, 300 के ए में लिखा है। और ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, 44 होना चाहिए इंग्लिश में, 44th अमेंडमेंट, जो भाग 3 से अनुच्छेद 19F और किससे हटाया गया, 31 से, और कहाँ रख दिया गया, 300 के ए में। इसमें यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए वर्तमान में, और ये कौन सा अधिकार बन चुका है, संवैधानिक अधिकार, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, गलत, क्योंकि इस समय ये मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है या मिलाना है। 16 के आर्टिकल 2 में लिखा है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट। ये वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है ना। दूसरे में लिखा है आर्टिकल 29 के 2 में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या राज्य सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनेंगे, एक शब्द होता है अल्पसंख्यक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं माइनॉरिटीज, इंग्लिश में अल्पसंख्यक, इसी को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक हमारे देश में दो आधार पर बांटे गए हैं।
एक आप कहोगे लैंग्वेज के बेस पे, हिंदी में कहेंगे भाषा के आधार पर, और एक आपने सुना होगा रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर का मतलब ये है कि मान के चलिए मैं अगर साउथ इंडिया में जाता हूँ, साउथ इंडिया में अगर जाके मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ, या मैं हिंदी जाके वहाँ बोलता हूँ और वहाँ पर बोलने वाले तेलुगु वाले लोग ज़्यादा हैं, मलयालम वाले ज़्यादा हैं, तो मैं वहाँ उस राज्य में अपने आप को, या वहाँ राज्य के हिसाब से मैं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कहलाऊंगा। जैसे किसी राज्य में, आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। तो जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो दो आधार पर बांटी गई हैं। एक भाषा के आधार पर, कोई स्थान है वहाँ पर 100% में से 99% लोग हिंदी बोलते हैं, 1% जो लोग हैं वो अन्य भाषा को बोलते हैं, तो वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कहलाएंगे, माइनॉरिटीज़। और एक जगह मैंने बोला धर्म के आधार पर, मान लीजिए कोई जनसंख्या है वहाँ पर 99% या 95% या 90% हिंदू धर्म के लोग हैं, और उस क्षेत्र पे बाकी लोग जो हैं अन्य धर्म के हैं, तो जो बाकी बच गए हिंदू के अलावा, वो लोग वो लोग धर्म के आधार पर क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया है संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में। तो ये 29 का 2 ये वाला भी मैच कर रहा है। आर्टिकल 30 में ये लिखा है कि जिस भी स्थान पर अल्पसंख्यक हैं वो लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल किस में लिखा है, ये 30 में। और लास्ट लाइन ये लिखा है आर्टिकल 31 के 1 में, कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा पहले लिखा था आर्टिकल किस में, 31 में। चारों आमने सामने मैच कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए वाला। आर्टिकल 17 और 18 में प्रदान क्या है। आर्टिकल 17 आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं एबोलिशन या रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने सुना होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अब ये क्या होता है छुआछूत। एक बार मैंने एक बालक से पूछा छुआछूत क्या होता है, तो वो अपने हाथ देखने लगा और कह रहा है कि सर क्या पता ये एक बीमारी होगी। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि हमेशा उच्च कास्ट वालों से या हायर कास्ट वाले जो है, अपर कास्ट वाले, उनके द्वारा लोअर कास्ट के लोगों का हमेशा से क्या होता आया है, शोषण होता हुआ आया। मारा जाता था उन्हें, प्रताड़ित किया जाता था, मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था। इसीलिए संविधान के आर्टिकल 17 में एक लाइन जोड़ दी गई, एक प्रावधान ला दिया गया कि आज से या जब से ये संविधान में लागू है तब से अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगर कोई ऐसा केस आता है तो आपने एक सुना होगा SC/ST एक्ट, सुना होगा। एक एक्ट आ चुका है SC/ST एक्ट, जो लागू हुआ था 1989 से। इसको और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। कब से, संसद ने इसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया 2018 से। तो आज अगर SC/ST के खिलाफ में कोई घटना होती है, शोषण होता है, तो उनके ऊपर एक कानून लाया जा सकता है SC/ST एक्ट। इसका कई जगह पे मिसयूज भी किया जा रहा है ना। अब इसमें पूछा आर्टिकल 17 और 18। आर्टिकल 18 की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जिसे हम कह सकते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पहले क्या होता था, एक तरफ हम समानता की बात करते हैं कि यार सारे धर्म जाति के लोग सब समान हैं, है ना, और एक तरफ हम बात करते हैं कि टाइटल्स लगाने की बात होती है। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगा देते थे, है ना। जैसे मान लीजिए राजा मुकेश कुमार, है ना, ठाकुर मुकेश कश्यप, इस तरह के जो टाइटल्स लगा दिए जाते थे पहले। तो होता क्या था, टाइटल्स वो लोग लगाते थे जो समाज में ऊंचे वर्ग के लोग थे। अब इससे क्या होता था, जो निम्न कास्ट के लोग होते थे वो अपने आप को थोड़ा सा और पिछड़ा सोचते थे, समझते थे। इसी प्रावधान को समाप्त करने के लिए संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले और नाम के बाद में कोई भी टाइटल लगाएगा नहीं। लेकिन दो फील्ड को छोड़कर, कि आर्टिकल 18 में दो फील्ड को मेंशन किया गया है, एक शिक्षा, एजुकेशन, और एक मैं बात करूंगा डिफेंस। डिफेंस मतलब सेना।
जैसे मान के चलिए शिक्षा वाले लोग, जैसे कोई पीएचडी करता है तो पीएचडी करने के बाद वो अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है, डॉक्टर, तो डॉक्टर लगा सकता है। ऐसे टाइटल्स को आप लगा सकते हैं। आर्टिकल 18 इसकी परमिशन देता है कि आपने कोई एजुकेशन ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की है, उसके बाद कोई आपको आपकी डिग्री मिलती है, आपको कोई टाइटल मिलता है, तब आप लगा सकते हैं। एक तरफ लिखा है सेना, सेना में आपने सुना होगा जनरल लोग लगाते हैं, कर्नल लगाते हैं, ब्रिगेडियर लगाते हैं, लेफ्टिनेंट लगाते हैं, ये बहुत सारे टाइटल्स हैं। सेना के लोग टाइटल्स लगा सकते हैं, लेकिन अन्य वर्ग के लोग टाइटल्स नहीं लगा सकते। जैसे बहुत सारे लोग ठाकुर लगाते हैं, है ना, राजा महाराजा टाइप के टाइटल्स लगाते हैं। इन सबको हटा दिया गया है किस आर्टिकल के तहत, 18। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर किसी ने टाइटल लगा लिया है तो अभी तक संसद ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि उसको सजा दी जाएगी। एकमात्र आर्टिकल 18 ऐसा है फंडामेंटल राइट के अंदर जिसके तहत कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। अगर किसी ने अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगा भी लिया तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बस आर्टिकल 18 में यही कहा गया है, रिमूवल ऑफ टाइटल्स। तो ये पूछ रहा है कौन सी समानता की बात करता है, ऐसा क्यों किया गया कि समाज में समानता बनी रहे, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, कब कर सकते हैं, कब आपके अधिकार छीने जा सकते हैं, जब देश में क्या लगी हो, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 कौन लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लगा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर लगा सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। अब तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, एक बार 1962 के समय में, एक बार 1971 के समय में और एक बार 1975 का कारण था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, जिसके बिहाफ पर लगाया गया था 1975 में। अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा चुके हैं, जो आर्टिकल किसमें है, 352। आर्टिकल 352 ये कहता है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, वॉर की कोई घोषणा की गई है, पता लगा विदेशी कोई व्यक्ति या विदेशी कोई संस्था भारत पर आक्रमण करने वाली है, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। या अभी वॉर की घोषणा की गई है तो भी लगाई जा सकती है, वॉर चल रहा है या वॉर हो रहा है तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें होता क्या है, तो आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले एक आर्टिकल छीना जा सकता है आपसे, कौन सा, आर्टिकल 19। क्योंकि जितनी भी स्वतंत्रता पढ़ते हैं ना हम लोग, बोलने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें किसमें लिखी हैं, आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले सस्पेंड किया जा सकता है। और किसी उचित कंडीशन में लगता है कि और भी फंडामेंटल राइट छीनने हैं, तो उस केस में फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। क्या शोषण के खिलाफ अधिकार है। आपने सुना होगा आर्टिकल 23 और 24। इसमें हम पढ़ेंगे समान काम के लिए समान वेतन। ये जो है ये डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, समान काम के लिए समान वेतन डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका अलग होगा, बी। कानून के समक्ष समता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी सही है, ए भी सही है। कौन सा इसमें नहीं है मौलिक अधिकार, कौन सा होगा, समान कार्य के लिए। आपने सुना होगा डीपीएसपी में एक बात कही गई है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी भी नौकरी पर हैं सरकारी विभाग में, तो उनको जितने भी नौकरी, जैसे मान के चलिए महिलाएं और पुरुष हैं, वो किसी कांस्टेबल के पद पर हैं, तो होता क्या है, जैसे एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो मेल की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है फीमेल के कंपैरिजन में। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कांस्टेबल में महिलाओं की सैलरी कम हो, पुरुषों की सैलरी क्या हो, ज़्यादा हो। इसमें क्या किया गया, एक प्रावधान लाया गया है कि अगर वो कांस्टेबल के पद पर हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों को समान काम के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन। ऐसा नहीं है कि सैलरी आप कम कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्राइवेट टीचरों पर या प्राइवेट किसी भी संस्थान पर लागू नहीं होता है ना। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है।